पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। आखिर नीतीश कुमार की यात्रा क्यों टल गई? क्या तेजस्वी यादव ने माई बहिन मान योजना लाकर एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? और क्या महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अमित शाह बिहार में लाना चाहते हैं? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार की जो महिला संवाद यात्रा थी वो टल क्यों गई सर? क्योंकि खर्च को लेकर के बहुत सवाल उठाया जा रहा था तेजस्वी यादव की तरफ से। क्या ये भी एक कारण हो सकता है? ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि कल से वो करेंगे 15 तारीख को, लेकिन चर्चा में ये बात थी कि 15-16 से करने वाले हैं, 15 या 16 से, लेकिन ऑफिशियली कुछ इस तरह का आया नहीं था। चंपारण से वो यात्रा की शुरुआत थी, तो वहाँ तैयारी भी है, तो टल गई होगी। मुझे लगता है कोई निजी कारण रहा होगा। शुरुआत तो है नहीं कि शुरू हो गई हो बीच में, तो हो सकता है निजी कोई कारण हो। और कोई बड़ा कारण, हाँ ये तुम कह रहे हो कि जो तुम्हारा एक सवाल कि तेजस्वी यादव का जो खर्च को लेकर जो सवाल खर्च तो होता ही है भाई, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जब यात्रा है। कहा जा रहा है कि पहली बार इस तरह से कैबिनेट में इतना पैसा पास किया गया है यात्रा के लिए। तो पहला बार ये है तो क्या दिया, इसमें क्या गड़बड़ी है? सरकार उनकी है, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम करते रहते हैं नीतीश कुमार। एक संवाद यात्रा महिलाओं के साथ, चूँकि चुनाव से पहले, मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत हाय तौबा की ज़रूरत है। दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि किए हैं ऐसा, तो अब देखना पड़ेगा। अगर बजट मैंने निकाला गया कैबिनेट बैठक करके तो ठीक है, में क्या दिक्कत है? वो तो यात्रा को लेकर के सवाल उठाए थे, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि महिला संवाद यात्रा नीतीश कुमार महिलाओं को साधने के लिए करने जा रहे थे, लेकिन इधर तेजस्वी यादव ने माई बहिन मान योजना का ऐलान कर दिया। तो क्या एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है तेजस्वी यादव ने? क्योंकि सवाल ही बहुत तरह के उठाए जा रहे हैं एनडीए के नेताओं के द्वारा। मास्टर स्ट्रोक है तभी न उठाया जा रहा है, लीड ले लिया उसने। हालांकि मैं पिछले दिनों अपने कार्यक्रम में ये बता चुका हूँ कि बजट सेशन आने दो, सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट बहुत कुछ होना है, क्योंकि चुनावी वर्ष रहेगा, 2025 में ही चुनाव होना है। मुझे लगता है कि सरकार घोषणा करेगी महिलाओं को लेकर के, माई को लेकर के, बहनों को लेकर के, पेंशन को लेकर के। उसी बीच चूंकि ऐसा इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि 2500 रुपया माई और बहन को हम देंगे, तो चूंकि हर स्टेट में चुनाव के पहले जो है वोटर्स को अपने पक्ष में खींचने के लिए इस तरह की योजनाओं की घोषणा हो रही है। अभी कोई ऐसा स्टेट बताओ जहां 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर चुनाव हुए हो और घोषणा न हुई हो? कोई भी, किसी की भी सरकार हो। कर्नाटक में भी चुनाव हुआ, कांग्रेस ने घोषणा किया। तेलंगाना में हुआ तो कांग्रेस ने किया। भाजपा जहाँ जिन स्टेट में रही वहाँ उन्होंने कहा, जिस स्टेट में नहीं रही भाजपा आ गई उसी महतारी योजना या किसानों। सफलता की गारंटी बनता जा रहा है क्या? अब क्या 100% सफलता गारंटी है, क्योंकि अब वो जनता भी जो है ना कुछ चाहती है कि वोट सही दे तैया। तो अब करा हमनियों को कुछ मिलो, मिलने में जो महिलाओं को ज़्यादा लाभ मिल रहा है। पुरुष के तो कोई कहते नहीं कि तोहनियों को दे जाए, लेकिन जो ये पेंशन योजना जो है, वृद्धा पेंशन हो या तो उसमें तो पुरुषों को भी मिलेगा। दिव्यांगों को बात हो रही है देने की, तो उसमें भी मिलेगा। विधवाओं को है तो उसमें तो केवल महिला ही रहेंगी। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो ये घोषणा कर दी उससे एनडीए को जो है एक तितकी की तरह लग गया है। तितकी एकरा कहली ना कि सारा चौतरफा हमला उन तेजस्वी यादव पर ही चारों तरफ से देखे, घेराबंदी कर रहे हैं लोग। ललन सिंह बयान देते हैं कि 15 साल में इनके पिताजी क्या करते उस समय क्यों नहीं किया इन्होंने। सम्राट चौधरी भी वही कहते हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। विजय सिन्हा भी वही कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पिछले जो लालू राबड़ी की सरकार थी उसकी याद दिला रहे हैं। और चिराग पासवान भी ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो माने कि एक हम लोग इनको घेर लें और घेर करके ये
कटघरे में खड़ा कर दें हम लोग कि इनके पिताजी और माताजी का राज था, तो इस तरह की योजना तो इन्होंने शुरू नहीं की। तो भैया सवाल ई बा कि ओ घड़ी जरूरत ना रहे, रोग ई अब भइल बा तो दवाई अबे न निकली। जब रोगवा होई तो रोग तो ई अभी 2-4 साल से बढ़ल बा, ओकरा बीच में बिहार के चुनाव आ गई कि यही दवाई देला से यह एक चीज है कि हम लोग फेंकेंगे तो हमारा वोटर जो है हमारे पक्ष में वोट देगा। पासवान कह रहे हैं कि तेजस्वी एनडीए का कॉपी कर रहे हैं। एनडीए इस तरह की योजनाएं लाती थी सब जगह, उसी का देखा देखी कर रहे हैं। अरे सबसे पहले तो उन्होंने लोग आरोप भी लगा था कि रेवड़ी संस्कृति शुरू कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, उस पर तो आरोप लगा, भाजपा ने लगाया नहीं कि रेवड़ी संस्कृति, रेवड़ी से पूरा बहसें शुरू हो गई, रेवड़ी कितना, रेवड़ी से क्या होगा, रेवड़ी नहीं हुआ जी, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पैसा बांटने लगे, रेवड़ी संस्कृति तो सब रेवड़ी बांटने लगा। तो ये किसी का कॉपी नहीं है, ये कहना मैं सहमत नहीं हूँ चिराग पासवान से, क्यों कह रहे हैं कि ये कॉपी कर लिया। करते ही है लोग, मान ले कोई बड़ी अच्छी योजना है, अब वो दुधारू है, यानी दुधारू कहने का मतलब कि वोट ला रही है ये कोई योजना, तो कोई भी कर सकता है, क्यों नहीं करेगा। कांग्रेस भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी कर रहे हैं। तो इसमें स्कोर कर दिया तेजस्वी यादव ने। इसका काट वही है, मैं कहा कि बजट सेशन में जरूर अनाउंसमेंट लोग करेंगे, उतना ही करें, उससे ज़्यादा करें, लेकिन करना ही पड़ेगा और करेगी। ये तो सरकार शुरू कर देगी देना, जिसे महाराष्ट्र में तो दे दी भाई, पहले दिया ना सरकार ने, एक के बार अकाउंट में 7,500 हज़ार रुपया चला गया उन्हें, खट 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 खटा खट खट खटा खट। राहुल गांधी कहते हैं खट खटा खट खट खटा खट, तो जानने लगा। राहुल गांधी ने भी जब शुरुआत बेंगलोर हुआ तो उस समय भी उन पर आरोप लगा कि रेवड़ी बांट रहे हैं। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि तेजस्वी यादव ने किसी की नकल की है, ये कोई किसी का नकल नहीं कर रहा है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप कैश दीजिए। अब ये कैश ही ना एक तरह से हुआ, इसको क्या मानते हैं आप? लेकिन ये कितना सही है कि कैश दे करके और फिर उसका फायदा वोटों के जरिए ले लिया जाए? ये तो बहुत गलत सिस्टम डेवलप हो रहा है ना, अगर देखा जाए तो। अरे भाई, युद्ध में और प्यार में तो गलत तरीका भी अपना करके जीत हासिल कर जाला। अब तू गलत कहा चाहे सही कहा, हमारा कुर्सी चाहिए, हमारा सरकार बनावे के बाद तो करेंगे ही। तो देखा देखिए अब शुरू हो गया है, तो शुरू हो गया है, कोई पीछे नहीं। चर्चा तो शुरू हो गई बिहारों में ना, चर्चा तो हो गल। तेजस्वी यादव ने जो कहा, लोग कहने लगे हाँ अब मिली, तो अब मान लो वो भी दी। हम लोगों ने तो पहले भी चर्चा की थी कि मुख्यमंत्री ऐलान कर सकते हैं महिला संवाद यात्रा के बाद, इधर से यही चौका मार दिया। मैं तो कह चुका हूं कि ये बन गया कि बजट सेशन में पेंशन बढ़ने वाला है, 1,000 बढ़े, 2,000 होके, 1,500 होके। द गवर्नमेंट हैज मेड अप इट्स माइंड, इस पर हो गया है, सब कुछ तैयारी है। लेकिन इसी बीच हो सकता है कि तेजस्वी यादव को कुछ पता होता चल हो, अंदर अंदर उनको डूबल दस्ता हो कि पता बतौले कि देखिए ऐसा तू पहले ही बोल द, तो बोल दिलन। अब आप घेरिए चाहे कुछ, उतना ही ना हो, तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की भी किसानों की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये सारी योजनाएं जो है, तुम सही कह रहे हो कि सही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। इससे लोकतंत्र कमजोर हो कि अब चाहे कितना डेफिसिट में चला जाएगा मामला, पैसे ना रही, डेवलपमेंट वर्क कल जाए तो बांटा था पैसा। अब जो भी सरकार आएगी तो कुर्सी खाती भई तो ये करी या सब कोई करी। ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर शरण, वो तो कह रहे हैं कि तो रावण वाला काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी कहे करता हूँ रावण, तो इसका मतलब कि सब अप्रत्यक्ष रूप तो सबको कह रहे हैं कि रावण है। आप बताइए कौन ऐसी सरकार है या कौन ऐसे बड़का बड़का नेता है जो इस तरह का रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो श्याम सुंदर शरण जी का जो कहना है, मैं इसको बिलो द बेल्ट हिट मानता हूँ। वो रावण है। आपके यहाँ जो घोषणा किए हैं इतना लोग, इनको तो ये कहना चाहिए कि मैं तो अपने कार्यक्रम में कल शाम वाला बताया भी कि लालू प्रसाद परिवार में, अब जीतन राम मांझी परिवार में जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, काफ़ी कुछ मिलत जुलत बा। पूरा परिवार उनकर राजनीति में समझ जाए कि सब पदवे पर बात दोनों ओर से हुए बा। घोर परिवारवादी वो भी है, घोर परिवारवादी ये भी है। तो अंतर का बात, अंतर नहीं ना है जी। इनके नेता ये लोग अनाउंसमेंट नहीं करते कि जीतने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई जो भी नेता है जब चुनाव में जाता है, जो पार्टियां हैं, लागेला कि इतना घोषणा करे कि अब हमारा के जिता दे तो हम समझे कि स्वर्ग ला दे धरती पर, यही ना आप घोषणा करते हैं जी। तो कैसे रावण हो गए भेष बदल करके? मैं उनसे सहमत नहीं।
जन सुराज कोर कमेटी की कल बैठक हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब बाइक रैली निकलेगी। गांव-गांव तक युवा जो है बाइक के जरिए जाएंगे जन सुराज के। आखिर क्यों जरूरत पड़ गई इस बाइक रैली की? पद यात्रा तो चल ही रही थी, तो आखिर क्या आवश्यकता पड़ी इस बाइक रैली की? देखा था ना कि उधर तक पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है कवर नहीं हो पाएगा, अभी तो आधे डिस्ट्रिक्ट में तब तक से चुनाव लड़ने लगे भाई, उसमें ब्रेक हो गया ना। तो ये एक बाइक यात्रा निकालते भी हैं लोग। ये बाइक यात्रा मुझे याद है कि 2017 का जो चुनाव था उत्तर प्रदेश में, उसके पहले अखिलेश यादव जो है साइकिल यात्रा से पूरा उत्तर प्रदेश घूम गई रहन। हाँ, साइकिल यात्रा निकाले थे, क्योंकि साइकिल उनका चुनावी सिंबल भी है, लेकिन निकले थे। बाइक यात्रा नहीं, बाइक से लोग जाएंगे, अपनी बात को कहेंगे, हमको वोट दीजिए, हम क्या करने वाले हैं। प्रशांत किशोर की यात्रा प्रभावित नहीं हो रही है, एक अलग से उनका ये कार्यक्रम बना है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने कहा। मुझे लगता है इसीलिए, क्योंकि चुनाव नजदीक का होता ना, आज चुनाव पूरा हो तो पूरा इनका पदयात्रा हुई कंप्लीट नहीं, अब पदयात्रा के पैरेलल में ये एक बाइक यात्रा करेंगे। अच्छी बात है, करनी चाहिए। सर, कल जब बैठक होने वाली थी कोर कमेटी की, उसके पहले जो है देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया कोर कमेटी से, जो 125 सदस्यीय कोर कमेटी बनी है जनसुराज की। क्या कारण मानते हैं कि देवेंद्र प्रसाद यादव जब ज्वाइन किए थे कितना कुछ बोले, लेकिन कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिए? वो बेचैन आत्मा है। देवेंद्र प्रसाद यादव जी है, कम समय में उनको बहुत कुछ मिल गया था, तो उसमें वो समझे कि आदमी अफना जालू, तो भाई एमएलसी भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के लिए अपना सीट छोड़ दिया था, एमएलए थे, लोकसभा में 4-5 बार रहे हैं, मंत्री केंद्र में रहे हैं, मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री का सपना देखने लगे, तब तक से लालू प्रसाद ऐसे कट टू साइज किए कि औंधे मुँह गिर गए। तो अभी वहाँ को पसंद नहीं आ रहा होगा, वहाँ कुछ लाभ नहीं मिल रहा। और क्या लाभ मिले? आप तो स्पेंड फोर्स हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव व्याकुल आत्मा, मैंने कहा स्पेंड फोर्स है। वो कितना भी पार्टी अपन बनौलन, सब पटिया तक कम से कम घूमिए ले मानो लगभग, तो बात नहीं बन रही होगी, कुछ चाहते होंगे वो चुनाव में, मतलब कहीं से लड़ने ने। तो प्रशांत किशोर भी अब तो धीरे धीरे एक परिपक्व लीडर हो गए हैं ना, तो किसकी क्या औकात है वो समझ रहे होंगे। तो देवेंद्र प्रसाद यादव जी कुछ ज्यादा ही मांग रहे होंगे, पद हो और जो भी हो, तो नहीं हो सकता है कहीं दूसरा दरवाजा खटखटाए हो। एक इंटरव्यू में गृह मंत्री से पूछा गया जब कि क्या महाराष्ट्र वाला ही फॉर्मूला बिहार में लगेगा, कि मान लीजिए कि मुख्यमंत्री के फेस का ऐलान नहीं होगा, जीत के बाद ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा कि हाँ इस पर अभी हम लोग बातचीत करेंगे उसके बाद बताएंगे, यहाँ खुले तौर पर नहीं बताएंगे। क्या लगता है सर कि बिहार में भी आने वाला समय में भाजपा यही फैसला लेगी क्या, कि मुख्यमंत्री के चेहरा का ऐलान नहीं होगा, बाद में जीत के बाद फैसला होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा अगर ज्यादा सीटें आ जाती? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं भी एक टीवी शो में माननीय गृह मंत्री ने ये बात कही है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। वो यहाँ पर चूंकि कई उनके नेता, वहाँ तो किसी नेता ने ये नहीं कहा था, मुझे जहाँ तक याद है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के कोनो नेता ही कहले कि अगला जो चुनाव होगा वो शिंदे के नेतृत्व में होगा या किसी नेता के नेतृत्व में होगा। फडणवीस, किसी ने कहा था क्या? नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा था। यहाँ तो सम्राट चौधरी हो, अभी तो कल परसों फिर चिराग पासवान ने भी कहा, विजय कुमार सिंह, जितने भी लीडर्स हैं सबने कहा कि जो 2025 का चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में होगा। तुमने भी सुना होगा, छपता रहा है, बोलते रहे हैं लोग। तो वैसा नहीं है, वहां से नीतीश कुमार शिंदे की तरह कमजोर नेता नहीं है। ये 14, 15, 16% जिसके पास वोट है, और जानते हैं, भाजपा अच्छी तरह जानती है कि ये वोट का क्या महत्व है, क्या मतलब है चुनाव में, इसलिए वो रिस्क नहीं लेने जा रही है बीजेपी। बीजेपी इनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, उसके बाद जो हो वो मैं नहीं जानता हूँ। नहीं तो जहिया नीतीश कुमार जान जियन कि यहाँ है देखा तो अच्छा तो चल नहीं हम होने। क्या इसके पीछे ये भी कारण मानते हैं कि केंद्र सरकार में एक बहुत अहम रोल है नीतीश कुमार का? बिल्कुल, कितना का अंतर है भाई। ये लोग भी लगभग 245 हो गया है, 240 तो थे ही, 245 हो गए हैं ये लोग भी। कितना का 272 चाहिए। केवल चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार तैयार हो जाए तो सरकार केंद्र में हिलने लगेगी।
दिक्कत हो जाएगा, फिर केंद्र सरकार पर भी संकट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि नाराज करना चाहेगी नीतीश कुमार को बीजेपी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मोतिहारी से कल एक तस्वीर आई सर, जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन वहां चल रहा था और बहुत झड़प की खबर आई, लड़ाई झगड़े की खबर आई। कौन से मंत्री मौजूद थे जिनके सामने आपस में भिड़ गए कार्यकर्ता? देखिए, उसमें मैंने बात किया, जो खबर चल रही है डिजिटल पर, जो टीम है उस टीम के लीडर हैं, जो 7 टीमें बनी है ना जेडीयू कार्यकर्ताओं की जो बैठक चल रही है पूरे अलग जिलों में, तो कल जो है नालंदा में भी था, जिसके रामनाथ ठाकुर हेड है, जिसमें मनीष वर्मा वगैरह भी हैं, और ये जो था इसमें अशोक चौधरी हेड है जो मंत्री हैं, सुमित कुमार सिंह हैं, चौहान जी हैं, एमएलए उनकी पत्नी रही हैं कई बार सीतामढ़ी जिला में एक कंस्टिट्यूएंसी से। तो हमको जो सूचना मिली कि ऐसा नहीं है, वो मंत्री वहाँ से चले गए, उस जाने के उन लोगों के बाद संजय सिंह एमएलसी वो भी थे उस टीम में हैं, कौशलेंद्र कुमार जो एमपी हैं वो भी उस टीम में हैं। तो उनके जाने के बाद वहाँ कुछ हुआ है वो लोग कह रहे हैं, लेकिन विजुअल में हम लोग देख रहे हैं, विजुअल तो है उपलब्ध है डिजिटल पर, जिसे फटाफटी हो रहा है। तो वहाँ कोई महिला अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनके जैसी खबर है, हमने कई लोगों से, मंजू देवी जैसी खबर है कि फटाफटी चल रहा है किसी बात को लेकर के, लेकिन कहा कि भाषण देवे खातिर सब कोई भाषण, आप भीड़ भी काफी हो गई, जो कह रहे हैं लोग कि बड़ी भीड़ हो गई, वहाँ 4-5 हजार लोग आ गए। अच्छे कार्यकर्ता सम्मेलन में बढ़िया भीड़ उमड़ रही है जदयू की। हाँ, उधर भीड़ तो उमड़ रही है, अच्छी भीड़ थी कल, लेकिन ये मंत्री लोग चले जाने के बाद ये सब घटना हुई है। हाँ, लेकिन घटना हुई है क्योंकि विजुअल है ना, अब तो विजुअल है, तो विजुअल कैसे कर सकते हैं, कोनो पहले लिखा लिखे न कि ना खंडन कर देवे कि ना ये सब झूठ बात है, तो सब दिखाई पड़ रहा है ना, कुछ बात ये लोग कह रहे हैं। मेरी संजय से भी बात हुई जो एमएलसी हम आके कहे कि ना हम लोग के रहने पर ऐसा नहीं हुआ था, कुछ जानबे करते हैं कि भाषण के लिए सब नेता हम वो भाषण देवे तो कितना दिन भाषण दी, सब के भाषण दिवाओ तो 5 दिन भाषण ही चलत रही। आखिरी सवाल है सर, उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में और आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण होना चाहिए। इस मांग को कैसे देखते हैं और कितना सही है कि प्राइवेट सेक्टर में और आउटसोर्सिंग करके जो सरकारी नौकरी लगती है उसमें भी आरक्षण हो? बिल्कुल, ये सही मांग है उनका, होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट सेक्टर जितने हैं उसमें 15% जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, अपर कास्ट का वर्चस्व है वहाँ पे, नहीं है। ओबीसी के भी बहुत कम लोग हैं, अति पिछड़ा के बहुत कम लोग हैं, और दलित भी बहुत हैं। तो रामविलास पासवान भी उठाया करते थे, कई लोग देश में उठाते हैं। इस पब्लिक सेक्टर में भी आरक्षण होनी चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ इसका, एकदम होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर आरक्षण ना रही तो इतना लोग नहीं रहते। जो आप देख रहे हैं, मंडल आयोग आने के बाद ओबीसी के जो लोग आए, बीसी के जो लोग आए या दलित आए, भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले मूर्ख नहीं न थे, उन्होंने देखा कि हम लोग सब हड़प, अपर कास्ट सब हड़प जाएंगे, या जो मजबूत जातियां हैं वो हड़प जाएंगी। भाई रोहिणी आयोग का भी जो आया रिपोर्ट है, उसमें से कहता कितने जातियां हैं और उसमें से 50% जाता था, एको उनका घर के आज तक आरक्षण के लाभे निकलने ले, क्यों है? या फिर जीतन राम मांझी भी जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, निमन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भाई कि कोटा के बीच कोटा दलित में भी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में क्यों मतलब आपस में तकरार हो गया? इसी के लिए ना वो कह रहे हैं कि भाई 3 गो जात जो बात तो खाली मजा ले रहा बा, पासवान हो चमार हो, अब हमनी के तो कहीं जन्मे ना करेंगे कि कहाँ बा भाई आरक्षण। उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है, जो डिमांड है, सही है। देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की खबरें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।